पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। ऊसर क्षेत्रों में गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई विधि। लीची के बागों में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। बायोगैस संयंत्र स्थापना पर जानकारी। अपने राज्य उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, इलाहाबाद जिलों सहित कई जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि ऊसर है। इसका धीरे धीरे सुधार कर धान गेहूं की खेती की जाने लगी है। अतः इस क्षेत्र के किसान भाई जिनके पास सुधार की गई ऊसर भूमि है, वे गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो ऊसर क्षेत्र हेतु गेहूं की प्रजातियों का चयन कर ऊसर भूमि में अपनाई जाने वाली बुवाई तकनीकियों को अपनाकर ही आप सफल हो सकते हैं। अतः अब बात आती है कि ऊसर भूमि में यदि आप गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो बीज चयन से लेकर बुवाई तक के प्रबंधनों को किस प्रकार से संपादित करना है जिससे कि आपके आशानुरूप गेहूं का उत्पादन मिल सके। इन सभी शंकाओं के समाधान के लिए अन्नदाता के रिपोर्टर ने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BN त्रिपाठी से। ऊसर भूमि एक विकट समस्या है क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में 6.73 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऊसर समस्या से ग्रसित है, जिसमें 202.63 मिलियन टन केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में निहित है। इस समस्या का निराकरण के लिए सबसे पहले है कि हम ऊसर भूमि आंशिक रूप से सुधारी गई जो खेत हैं, जो खेत हम मानसिक रूप से सुधार कर चुके हैं, उसमें गेहूं की प्रजाति कैसे, कौन सी प्रजाति लें और किस रूप में लें। ऊसर भूमि सुधार में कार्यक्रम में बीजों के चयन के लिए अधिकांश वैरायटियां करनाल से ली गई हैं, जिसमें मुख्यतः KRL 210 और KRL 213 ये प्रमुख रूप से इस सेंटर को दी गई हैं, जिसको हम लोगों ने किसानों के प्रक्षेत्रों पर और फार्म के प्रयोगात्मक प्रक्षेत्रों पर सफलतापूर्वक किए हैं। इसमें लगभग 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हो रही है। बुआई में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हमारे बीज की मात्रा सामान्य मृदा से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। सामान्य मृदा में हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोते हैं, लेकिन ऊसर भूमि में चूँकि लवणों की मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले इस समय मौसम अनुकूल है, अगर आपकी खेत में नमी है तो ठीक है, अगर नहीं है, धान अर्ली वैरायटी धान की अगली प्रजाति कट चुकी है तो खेत में पलेवा लगा करके जब ओट आ जाए, ट्रैक्टर से खेती करने में डिस्क हैरो से एक बार
पहली बार जुताई करें, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाए और मिट्टी पलट जाए। उसके बाद आप कल्टीवेटर से 2 जुताई या 3 जुताई करें, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी या महीन कण के रूप में ना बदल जाए, उसमें ढेले नुमा ना रह जाए। खेत तैयार हो जाने के बाद बीज चयन कर लें। बीज चयन जो प्रजातियां, जो सर्टिफाइड बीज, किसान भाइयों, उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर आप पहले बीज उपचार करें। एग्रोसान GN अथवा क्यूरीफॉस्फिन से 20 EC के 400 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोल करके आप उसका बीजोपचार करें। उसके बाद बीजोपचार करने के बाद उसको रख लें छाया में और फिर बुआई के लिए तैयार हो जाए। आपकी ज़मीन हो सकता है लवड़ी हो अथवा क्षारीय हो, यह मृदा परीक्षण के अनुसार ही पता चलेगा और मृदा परीक्षण के अनुसार ही उसमें क्या तत्व कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सूक्ष्म तत्वों की क्या उपलब्धता है, यह मृदा परीक्षण से ही ज्ञात होती है। अतः अपने सैंपल को विधिवत ले करके विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थानों की प्रयोगशालाओं में मृदा परीक्षण करा लें, जिससे उसमें उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपको पता चल जाएगी। सामान्यतः ऊसर भूमि के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास संस्तुत की गई है। इसी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक सल्फेट, जो कि ऊसर भूमि में जिंक बहुत अल्प मात्रा में होता है, अतः 25 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट मृदा परीक्षण के अनुरूप प्रयोग करें। अब बुआई जो है, बुआई कैसे करें इस समय, क्योंकि अगर आपको अगेती में असिंचित दशा में है, जहाँ साधन कम है, तो आप अक्टूबर के से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर के 15-20 नवंबर तक आप हर हालत में बोलें। यदि सिंचाई के साधन सही हैं तो आप 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करें। सीड ड्रिल से बुआई करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि उर्वरक जो है आपके बीज से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। यदि उर्वरक और बीज संपर्क में आ जाएंगे तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया के दौरान आपके बीज का उगना संभव नहीं होगा, जिससे जमाव कम होगा। अतः सीड ड्रिल से आप जो है 100 किलोग्राम से लेकर के 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई करें। और कार किसान बंधुओं, यदि आप ऊसर भूमि की मिट्टी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के पश्चात उसमें प्राप्त उर्वरक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व का आकलन करके गेहूं की फसल लेंगे तो मुझे आशा है कि आप लोगों की पैदावार लगभग 25 से लेकर 35% वृद्धि हो जाएगी। अपने प्रदेश के तराई क्षेत्र के जनपदों में लीची की व्यावसायिक बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और यह फल वर्ष के मई माह में किसानों को अच्छी नगद आमदनी देता है। तो लीची उत्पादक किसान भाइयों, आगामी वर्ष में लीची से अच्छा उत्पादन लेने हेतु आपको अभी से कुछ प्रबंधन कार्यों, विशेषकर इसमें लगने वाले कीटों से वृक्ष को बचाना होगा। अतः नवंबर दिसंबर माह में लीची बागों में कीट नियंत्रण की किन किन प्रक्रियाओं को अपनाना होगा, इसकी जानकारी दे रही हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। और आज मैं आपको लीची में कौन सी कीट प्रबंधन नीतियां आप कर सकते हैं उसी के बारे में बताऊंगी। इस समय आप सबसे पहले तो एक काम करिए कि लीची के बाग में अच्छे से निराई गुड़ाई कर दीजिए। अगर आप खाद पानी देते हैं तो पेड़ की उम्र के हिसाब से उसमें खाद पानी दे दीजिएगा। दूसरा, सफाई करने से ये होगा कि इस समय धीरे धीरे सर्दी तक आने वाली है, कुछ कीड़े
कुछ सूढ़ियाँ प्यूपा बनाकर ज़मीन के अंदर रहती हैं। तो जो हमारी चिड़ियाएँ होती हैं, कुछ बगुले होते हैं, बत्तखें होती हैं, वो सूढ़ियाँ खाती हैं, कीड़े खाते हैं। तो अगर आप इस तरह की निराई गुड़ाई करेंगे, अपने बाग में ट्रैक्टर चलवाएंगे, तो वो जो प्यूपा हैं और कुछ लार्वी हैं, सूढ़ियाँ हैं, वो ज़मीन के ऊपर आ जाएंगी, जिसका आसानी से जो भी कीट भक्षी चिड़ियाएँ हैं, बत्तखें हैं, वो उनका भक्षण कर लेंगी। तो अपने आप में आपका जैविक नियंत्रण हो जाएगा और आगे आने वाले समय में कीड़ों की समस्या कम रहेगी। दूसरी बात, अब शुरू करते हैं कि इस समय अगर अपने बाग में आप देखें, जहाँ जहाँ पर अष्टपदी की समस्या जो घुंघराली करती है पत्तियों को और जिसकी वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा बाधित होती है, वो अगर समस्या आपके खेतों में है, आपके बागों में है, तो आपको क्या करना है कि जिन भी हिस्सों में आपको वो घुंघराली पत्तियाँ जो मुड़ी हुई होती हैं, जो एक अष्टपदी से की जाती हैं, के द्वारा होती हैं, जिसका नाम है लीची लीफ कर्ल माइट, यानी लीची की पत्तियों को घुंघराला करने वाली एक अष्टपदी, वो बहुत ही खतरनाक है और हानिकारक है। अगर आपके पेड़ों में वो दिखाई दे रही है तो सबसे पहले तो आप उसकी काट छांट कर दें। बहुत से लोगों ने काट छांट कर दी होगी, क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं अपनी फसल को तो उसी समय काट छांट की रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर आपने काट छांट कर दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आप इसको फिर से काट छांट कर दीजिए। जिनमें भी जो भी ग्रसित पत्तियां हैं उनको आप दूर कर दीजिए और उन्हें जला दीजिए, ऐसे ही मत छोड़िएगा, आप उन्हें जला दीजिए। जलाने के बाद अब आपको एक छिड़काव भी साथ में करना है। छिड़काव के लिए आप दवा का नाम नोट कर लें। ये रसायन है डाइकोफॉल नाम का और ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इस्तेमाल करना है। तो एक छिड़काव तो आपको अभी करना है, जरूरत पड़ने के हिसाब से आप दूसरा छिड़काव दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं। तो अगर आपने सही समय पर ये छिड़काव कर लिया तो आगे आने वाले टाइम में जब नई पत्तियां आएंगी, नए फूल आएंगे, तो ये अष्टपदी जो है आपको नहीं नजर आएगी। अगर आप पोषक तत्व इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो भी नाइट्रोजन वाले पोषक तत्व के हैं, अगर वो मात्रा में ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत सारे कीड़ों की संख्या अचानक बढ़ जाएगी, जो आगे आने वाले फूलों के टाइम पर लीची की फसल को नुकसान कर सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल करें, क्योंकि जो लीची का बग होता है, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा डाला जाएगा तो उसकी समस्या आ सकती है। लीची में कड़ी कीट की समस्या भी है, तो अगर आपके यहाँ पर आम का बाग बगल में है तो कड़ी कीट के लिए जरूर से उपाय कर लीजिएगा। नहीं तो कई बार होता यह है कि आम में जाकर कड़ी कीट लीची में नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, तो ये तो आप करेंगे। इसके अलावा आपको ये देखना है कि लीची लीफ रोलर और लीची मिड रिप बोरर की समस्या आपके यहाँ है तो नहीं। अभी तो पुरानी पत्तियां नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे ही नई पत्तियां आनी शुरू होंगी ये कीड़े भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। उस अवस्था में अगर आप चाहें, अगर बहुत ज़्यादा हो, ये देख लीजिएगा कि ग्रसित भागों की संख्या कितनी है। अगर आपको लगता है कि समस्या ज़्यादा है तो आप फिर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। आप नोट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आप ले सकते हैं क्विनोलफॉस नाम की दवा, या आप दे सकते हैं कार्बोरिल नाम की दवा। दोनों का ही 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से क्विनोलफॉस के केस में और कार्बोरिल के केस में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि पत्तियों की जो नई वाली अवस्था है, एकदम पत्तियां आई हुई हैं, तभी आपको छिड़काव करना है, अन्यथा इसका कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। दूसरा, कई बार छाल वेदक कीड़ा जो है पुराने पेड़ों में कई बार बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर छाल वेदक कीड़ा नज़र आ रहा है जो छाल को खाता है, उससे क्या होता है, जो पुराने पेड़ होते हैं उनकी पैदावार की क्षमता घट जाती है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उसका, वो हमेशा उन वाली ब्रांचों में होता है, उन शाखाओं में होता है जो मुड़ी हुई होती हैं, यानी जो आप देखेंगे कि 2 तरफ की जो शाखाएं निकलेंगी, जैसे हम कहते हैं फोर्क ब्रांच, यानी जो उल्टा टी के आकार की ब्रांचेस होती हैं, वहां पर उसका घर होता है। और ये जो सूढ़ी है बाग को खाने वाली, छाल को खाने वाली, ये हमेशा रात में खाती है, इसीलिए हमें दिन में केवल वो फ्रास, यानी जो रिबन की तरह की भूरे से रंग की फ्रास नजर आती है, वो केवल हमें दिन में नजर आती है। और अगर हम उसको घुरा के देखें दिन में तो उसमें कीड़ा नहीं नजर आता, लेकिन वो रात में खाता है, वो छुपने के लिए वो फ्रास बनाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम तना भेदक का करते हैं आम में उपाय, बिल्कुल वैसे ही इसमें अप्लाई करना है। हमने उस जहाँ फोर्क ब्रांच है, यानी कि जो मुड़ी हुई ब्रांच है, वहां पर देखेंगे बीच में अगर हमें छेद नजर आता है, हमने क्या करना है, या तो हम डाइक्लोरवास ले लें। अगर आपको डाइक्लोरवास नाम की दवा नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा केरोसिन, मिट्टी का तेल या पेट्रोल ले लें, एक रुई की फाई में लें, हल्का सा धुआं दें, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा धुआं देते हुए और एक तिल्ली की सहायता से आप उसको अंदर दबा दें और उसके बाद में उसका छेद बंद कर दें, तो वो अपने आप में मर जाएगी। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
लाएंगे बदलाव। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी हैवी ड्यूटी गियर वर्क्स, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। मटर रबी की एक प्रमुख फसल है, जिसकी बुआई किसान भाई उन क्षेत्रों में अधिक करते हैं जहां पर सिंचाई की कम सुविधा होती है। तो यदि आप भी दाने वाली मटर की बुआई इस समय करने जा रहे हैं तो बुआई के समय तकनीकी बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, ताकि बीजों का जमाव ठीक ढंग से हो तथा खड़ी फसल में किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप न हो और आपको आशातीत उपज प्राप्त हो। परंतु आप मटर की बुआई के समय कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र विजवा संत रविदास नगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RP चौधरी से। प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि मौसम को देखते हुए दाल वाली मटर का जो है भूमि का चयन करें, हमको कहाँ उगाना है ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जो ऊपरवार हो, जल निकास युक्त हो, दोमट हो, हल्की दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार से आप खेत का चयन करें। भूमि की तैयारी के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 2-3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। भूमि की तैयारी हेतु किसान भाई रोटावेटर नामक यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एक ही बार में भूमि की तैयारी हो जाती है। इसमें जो है लगभग 80 से 100 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 20 किलोग्राम जो है पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। दलहनी फसल में सल्फर का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है दाल में जो है प्रोटीन की क्वालिटी जो है गुणवत्ता बढ़ती है और इसको जो है बुआई के समय ही खेत में प्रयोग कर देते हैं। दाल वाली मटर में जो है जैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अच्छी उत्पादन देती हैं, जैसे अपर्णा, माली मटर 15, सपना, शिखा। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में हो जाती हैं, जैसे पूसा प्रभात जो 100 दिन में होता है और लगभग 20 कुंटल उत्पादन क्षमता इसका है। और सभी जो प्रजातियां बताई गए हैं वो लगभग 30 से 35 दिन में हो जाते हैं और उनका उत्पादन क्षमता लगभग 25 से लेकर 30 कुंटल होता है। तो इस तरीके से किसान भाई अपने जो है स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए जो है प्रजातियों का चयन करें और उससे भरपूर लाभ उठाएं। जो बीज दर जो इसमें लगता है लगभग 80 से लेकर 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक बात आती है बीज उपचार का, कोई भी फसल हम उगाते हैं तो सबसे पहले बीज उपचार अवश्य करना चाहिए और सबसे आसान तरीका है कार्बेंडाजिम नामक रसायन को लेकर के 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीज उपचारित करने के उपरांत ही बुआई करें। क्योंकि ये दलहनी फसल है, अगर मटर का राइजोबियम से हम शोधित करें तो इससे बेहतर जो है हमको जो है लाभ होता है। तो किसान भाई इस पर भी ध्यान दें। आधा लीटर पानी में जो है 50 ग्राम गुड़ के साथ मिलाएं और उसमें जो है 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें और उसमें धूप में कभी मत सुखाएं, उसमें छाए में सुखाकर इसके बाद जो है शाम को या अर्ली मॉर्निंग सुबह में उसकी बुआई करें, तो इससे जो है ज़्यादा फायदा देखा गया है। और जो बुआई की जो तकनीक है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग छिटकवा बुआई कर देते हैं जिससे हमको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसमें लाइनों में बुआई करें और लाइनों में हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में ही लाइनों में बुआई करें और इसका जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखें और पौध से पौध या बीज की दर
10 से 12 सेंटीमीटर रखें। कुछ जो है कम बौनी प्रजातियां होती हैं, जैसे अपर्णा हुआ, इसका जो है लगभग 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखें। और जो लंबी फसल होती है जिसमें जैसे मलयोत्तर 15 हुआ और भी तमाम प्रजातियां हैं, रचना हुआ, इसको जो है लगभग 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी सुनिश्चित करें। बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें जो है पेंडामिथिलिन एक दवा है, रसायन है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पेंडामिथिलिन 3.3 लीटर को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के दूसरे दिन जो है हम और छिड़काव कर देते हैं, तो लगभग 1 महीने तक आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं उगता है और आपका फसल अच्छे से वृद्धि और विकास करता है। पशुओं का गोबर खाद एवं ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर यह एक त्रासदी ही है कि हमारे पशुपालक भाई गोबर की उपयोगिता को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम डेयरी फार्म की ओर नज़र डालें तो वहाँ हर सुबह पशुओं के गोबर को पानी से धोकर नाले में बहा दिया जाता है। अतः ऐसा ना हो, इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप गोबर को अनेक रूप में अपने कार्य में ला सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, गोबर गैस का उत्पादन। यदि हम गोबर गैस संयंत्र की बात करें तो इससे रसोई गैस तो प्राप्त होती ही है, साथ ही गोबर के अवशिष्ट पदार्थ का खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बायोगैस संयंत्र स्थापित करते समय रखी जाने वाली सावधानियों, अनुदान एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग की एक सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र कोठारी से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहाँ संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है, जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई, एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम
एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पे सरकार अनुदान दे रही है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं, उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आँखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी किसान बायोगैस संयंत्र लगाना चाहता है और उसके लिए अनुदान लेना चाहता है या किसी भी तकनीकी जानकारी लेना चाहता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग में आकर इस प्रकार की अनुदान राशि का फायदा ले सकता है। यहाँ से हम उन्हें तकनीकी जानकारी भी देंगे। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है पानदरीबा इलाहाबाद से विनोद सिंह ने। आपने गोभी की फसल लगा रखी है जिसमें पत्ती काटने वाले कीटों का प्रकोप हो रहा है। आप इनके नियंत्रण हेतु जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। फूल गोभी, पत्ता गोभी का फसल रबी मौसम में बहुतायत में लगाया जाता है। इस फसल पर कुछ खास पत्ती खाने वाले पत्तीखोर कीट का प्रकोप होता है। जैसे पत्तीखोर कीट में आप देखेंगे कि जैसे कैबेज बटरफ्लाई है जिसके पिल्लू, या डायमंड बैक मॉथ है उसके पिल्लू, या टोबैको कैटरपिलर है उसकी पिल्लू, ये तीनों जो कीट हानिकारक कीट है, इस तीनों जो कीट है इनके पिल्लू अवस्था विभिन्न जो फूल गोभी और बंधा गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी भी बोलते हैं, नोल खोल, इनके पत्तों पर विभिन्न भाग को खाकर और केवल सिरा को छोड़ देता है। और इस कारण से फूल गोभी में भी और बंधा गोभी में तो निश्चित तौर पर ही पत्ता खाने के कारण काफ़ी प्रतिकूल उपज पर असर पड़ता है। इन कीटों से अगर भयंकर प्रकोप होगा तो ये कीट भी लगभग 45 से 50 और कभी कभी तो पूरा फसल ही समाप्त हो जाता है और काफ़ी प्रतिकूल असर और आर्थिक क्षति किसानों को होता है इन कीटों के प्रकोप से। इन कीट के नियंत्रण के लिए हमें कुछ खास ध्यान देना होगा कि जो इनमें जो ये पिल्लू है जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, इनका नियंत्रण अगर हमको करना हो तो इसके लिए हमको सब्जी के फसल को ध्यान रखते हुए अगर हम छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसके लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अगर हम छिड़काव करते हैं और बेहतर फूल गोभी या बंधा गोभी का उत्पादन ले सकते हैं। फूल गोभी तथा पत्ता गोभी की फसलों के बीच में अंतर्वर्ती फसल के रूप में 1:12 के अनुपात में सरसों की फसल को उगाएं, अर्थात 20 लाइन गोभी वर्गीय फसल के बाद 1 लाइन सरसों की लगाएं, जिससे सरसों की फसल पर यह कीट आकर्षित होगा और फिर आप सरसों की फसल पर ही 10-15 दिन पर डाइक्लोरोवास रसायन 0.75% का छिड़काव करें। ऐसा करने से यह कीट फसल पर नहीं आ पाएगा। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।